हेलो गाइस, वेलकम टू यूकेस क्रिएशंस। मैं हूं आपका उत्कर्ष और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो बेसिकली ये चैप्टर 11 टू 18 या फिर 19 के जो चाइल्ड्स होते हैं उनके लिए ये बेस्ड चैप्टर है। उनकी जो हार्मोनल, जो फिज़िकल, जो मेंटल चेंज होते हैं उनकी बॉडी के अंदर या फिर उनके माइंड के अंदर, जो जो सारे चेंजेस, बॉडी चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें इस चैप्टर के अंदर। क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या 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 बोलते क्या क्या पीरियड्स आएंगे वगैरह वगैरह हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कैसे एक बॉडी चेंज होगी एक पर्टिकुलर टीनेज एरा में या फिर एक टीनेज फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो फर्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है adolescence and puberty. So what do you mean by adolescence and puberty? So growing up is a natural process, the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. मतलब the growing of a body in a particular period of life undergoing some drastic changes leading to the reproductive maturity is known as adolescence. मतलब जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है वो ड्रास्टिकली चेंजेस, यानी ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे हमारी बॉडी के अंदर। एक अलग प्रकार के चेंजेस आएंगे जो लीड किसको करते हैं, लीड यानी जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मैच्योरिटी को डेवलप करेंगे। हमारा जो ग्रोथ है वो डेवलप करेगा रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को, जिसको हम एडोलसेंस कहते हैं। नाउ एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19। मतलब जो एडोलसेंस होता है वो 11 ईयर्स से 18 और 19 ईयर्स तक एज तक होता है एडोलसेंस। सबके सबके हार्मोन, सबकी ह्यूमन बॉडी में, सबके बॉडी में ये चेंजेस दिखने को मिलते हैं हमको। सिंस दिस पीरियड कवर्स द teens 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। मतलब आज के ज़माने में इस पीरियड में हम इस एरा में देखते हैं कि 13 to 18 हमने स्टार्टिंग में देखा था 11 to 18, पर यहाँ पर 13 to 18 के बच्चों में या फिर जो बॉडी है उसके अंदर चेंजेस मिलते हैं। लेट्स सी फर्दर। एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स इन गर्ल्स. Adolescence may begin a year or 2 year earlier than in boys. Also, the period of adolescence varies from person to person. Now, एडोलसेंट्स को हम टीनेजर्स के नाम से भी बोल सकते हैं, पुकार सकते हैं। और गर्ल्स के केस में एडोलसेंस दो या दो से ज़्यादा ईयर के पहले ही शुरू हो जाता है इन द के व्हाट कंपेयर टू द बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ के केस में लेटली शुरू होता है एडोलसेंस, बट गर्ल्स के केस में अर्लियर शुरू होता है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब ये जो एडोलसेंस का ग्रोथ है वो पर्सन टू पर्सन हो सकता है। पर्सन टू पर्सन कैसे होगा हम फर्दर देखेंगे। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस. दिस चेंजेस मार्क द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। मतलब अब देखो हम इसमें प्यूबर्टी कहते हैं। अब प्यूबर्टी क्या होता है, हमने एडोलसेंस देख लिया कि जो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं हमारे लाइफ के अंदर विच लीड्स टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज नोन एज एडोलसेंस। तो अब एडोलसेंस सीख लिया। अब प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी यानी ह्यूमन बॉडी यानी बॉयज़ गर्ल्स, मेल फीमेल जो बॉडी जो है उसके अंदर जो सेवरल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग, मतलब एडोलसेंस के अंदर भी जो अलग अलग प्रकार के ड्रास्टिक चेंजेस दिखते हैं उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। मतलब ह्यूमन बॉडी यानी जो एक बॉडी है ह्यूमन की, उसके अंदर अगर मतलब एडोलसेंस के टाइम पर भी चेंजेस है। एडोलसेंस हमने देखा, एडोलसेंस में मेन चेंज यानी एडोलसेंस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, बट इन द केस ऑफ प्यूबर्टी इट अकर्स इन एडोलसेंस। मतलब एडोलसेंस में जो चेंजेस होते हैं उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। और एडोलसेंस को क्या कहते हैं, चेंजेस दैट लीड्स टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और वो जो चेंजेस है जो लीड्स कर रहे हैं वो कहते हैं प्यूबर्टी। तो क्या होता है प्यूबर्टी, द ह्यूमन बॉडी undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. मतलब the changes that occurs during the adolescent period is known as puberty. आप ऐसे भी लिख सकते हैं। The most important change which marks puberty is that boys and girls became कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब ये जो चेंजेस है किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चेंजेस जो है बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑफ प्यूबर्टी।
प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी खत्म हो जाती है जब एक जो एडोलसन यानी जो बॉडी की एक चेंज है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक रुक जाती है और एक पर्टिकुलर लिमिट तक उसकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड हो जाती है। लेट्स कम ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेस एट प्यूबर्टी। मतलब प्यूबर्टी में हम क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्यूबर्टी चल रही है, प्यूबर्टी नहीं चल रही है। सो लेट्स सी, फर्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज इन हाइट एंड सेकंड टॉपिक इज चेंज इन बॉडी, third topic is voice change, fourth topic is increased activity of sweat and sebaceous glands, reaching mental, intellectual and emotional maturity and development of sex organs. Let's see this all 7 or 6 what kind of changes. सो फर्स्ट आता है इंक्रीज इन हाइट। व्हाट इज़ मीन बाय इंक्रीज इन हाइट? अब इंक्रीज इन हाइट यानी जब ग्रोथ होता है तब हमारी रैपिडली नहीं तो स्लोली स्लोली हाइट बढ़ती है। किस किन जनों की रैपिडली हाइट बढ़ती है, किन किन जनों की स्लोली हाइट बढ़ती है। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस change during puberty is the sudden increase in height at this time. Long bones, that is the bones of the arms and the legs, मतलब जो हमारा फीमर रहता है, फीमर कहते हैं लॉन्ग बोन को हम लेग के। सो एलोंगेंट एंड मेक अ पर्सन टॉल। सो इस वाले केस में हमें जो बॉयज़ और गर्ल्स है दोनों के अंदर, मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो बॉयज़ के अंदर हाइट इंक्रीज होने के ज़्यादातर हमको चांसेस मिलते हैं। जो एलोंगेट लेग्स रहते हैं, जो बोन्स रहते हैं हमारे लेग्स और वो आर्म्स के, वो रैपिडली ग्रो होते हैं और उनकी हाइट बढ़ती रहती है। तो ये होता है हमारे इसके अंदर क्या बोलते हैं हम, हमारे ये क्या बोलते हैं प्यूबर्टी के अंदर एक चेंज होता है। ये चेंज को हम कहते हैं इंक्रीज इन हाइट। अब इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? सो आपको साइड में एक चार्ट दिख रहा होगा जो बता रहा है कि, एक मिनट नीचे करना पड़ेगा। तो गर्ल्स के केस में जो है, सॉरी गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से ज़्यादा फास्टर हाइट में इंक्रीज़ हो सकती है। अदर देन बॉयज़ जो है वो स्लोली इंक्रीज होते हैं, पर गर्ल्स फटाक से रैपिडली उनकी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 18 ईयर्स तक दोनों जो है वो अपनी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं और 18 ईयर्स के बाद वो हाइट वैसे की वैसे ही रहती है। बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट तक रीच करते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वैरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। मतलब जो है कुछ लोग कुछ जो टीनेजर्स रहते हैं वो एडोलसेंट्स या हम टीनेजर्स कह सकते हैं उन्हें, वो फटाक से भी ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो फटाक से ग्रो करने के बाद स्लो डाउन होकर भी ग्रो कर सकते हैं। और कुछ जो है उनमें ग्रेजुअली यानी वो मीडियम लेवल तक चलते जा रहे हैं, उनको ग्रो करते जा रहे हैं। ओके लेट्स सी द चार्ट, व्हाट इज द चार्ट सेइंग। तो ये चार्ट जो है ये कहता है कि हाउ टू कैलकुलेट योर हाइट। नाउ टू कैलकुलेट योर हाइट यू शुड यूज़ दिस टेबल। सो इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, मतलब इतनी मैक्सिमम हाइट अप्रोक्सीमेटली आपकी आ सकती है, ये इस चार्ट में बताता है। तो बॉयज़ में देखिए, अगर आप 8 ईयर्स के हैं तो आपकी 72% होगी, क्या बोलते हैं परसेंटेज, फुल हाइट की परसेंटेज आपकी 72% होगी। गर्ल्स के 77, 9 ईयर्स के हो तो 75 और 81 गर्ल्स के केस में। 10 में बॉयज़ में 78, गर्ल्स के 84, और ऐसे बहुत सारे टिल 18 इंच तक आपकी हाइट है। 18 इंच तक देखिए दोनों 100 हो जाते हैं। बॉयज़ का क्या होता है, बॉयज़ का कम हो रहा है रेशियो। बॉयज़ का जो है ग्रोथिंग रेट जो है, ग्रोथ ऑफ फुल हाइट जो है वो कम है। आप देख सकते हैं, देखिए 8 ईयर्स में 72 है तो गर्ल्स में 77 है, और 9 में 75 तो 81 है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा मैसिव और वी कैन से बिग डिफरेंस कह सकते हैं हम गर्ल्स और बॉयज़ के इंक्रीजिंग हाइट में। सो इसका फॉर्मूला क्या है कि आपको जो प्रेजेंट हाइट है सेंटीमीटर के अंदर, वो आप एक प्रेजेंट हाइट लिखना है अपॉन जो आपका फुल हाइट है। जैसे कि आप सपोज़ हो, मैं सपोज़ 13 ईयर्स का हूँ, तो मैं बॉय हूँ, तो 88% होगा मेरा। सो मेरी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 154 सेंटीमीटर अपॉन क्या है 154 सेंटीमीटर अपॉन 88 कर दूंगा मैं, तो और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा उसको, मतलब 154 डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो आता है आपको, आप कर सकते हैं। जैसे कि इसकी देखिए, एक बॉय है 9 ईयर का, उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और उसने 75, 9 ईयर का तो क्या था इधर 75 था। तो
उसने किया कैलकुलेट, तो उसका आंसर आया 160 सेंटीमीटर। मतलब वो उसकी मैक्सिमम, उसकी फुल हाइट इतनी हो सकती है, उसकी मैक्सिमम हाइट इतनी हो सकती है, उसकी फुल हाइट इतनी हो सकती है सेंटीमीटर। लेट्स कम टू आवर सेकेंड टॉपिक, चेंज इन बॉडी शेप। अब बॉडी शेप में क्या डिफरेंसेस आता है, लेट्स सी। This is because they have entered the age of puberty and shoulders generally broaden as a result of growth in girls. The region below the waist becomes wider. In boys, the muscle of the body grow more prominently than in girls. Thus, changes occurring in adolescents, boys and girls are different. मतलब इसमें क्या है कि जैसे ही जो टीनेजर्स होते हैं वो प्यूबर्टी के अंदर एंटर करते हैं, उनके शोल्डर्स ब्रॉडन हो जाता है। ब्रॉडन यानी उनकी शोल्डर वाइड, ब्रॉडन यानी एकदम ब्रॉड हो जाते हैं उनके शोल्डर्स। और इन केस ऑफ गर्ल्स जो रीजन है उनका वेस्ट के नीचे वाला जो रीजन है वो वाइडर हो जाता है। तो बॉयज़ में क्या होता है, और बॉयज़ में क्या होता है, द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली। मोर प्रोमिनेंटली यानी स्ट्रांगली ग्रोज करते हैं बॉडी में बॉयज़ के, पर गर्ल्स के नहीं कर पाते क्योंकि गर्ल्स वेरी सॉफ्ट, सो their muscles didn't grow prominently. Thus changes occurring in adolescents, boys and girls are different. मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के केस में जो बॉडी शेप है उनका अलग रहता है। वॉइस चेंज, थर्ड टॉपिक वॉइस चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय वॉइस चेंज? आपने देखा होगा साउंड नामक चैप्टर है इस लेसन के अंदर, उसमें वॉइस बॉक्स नाम का एक क्या बोलते हैं टर्म है। वॉइस बॉक्स यानी एक वॉइस प्रोड्यूस करने वाला, वाइब्रेशन क्रिएट करने वाला जो हमारा क्या बोलते हैं एक ऑर्गन, और वी कैन से एन जो तो अपना थ्रोट रहता है, थ्रोट से जो वॉइस आती है बाहर, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरा गला वाइब्रेट कर रहा है, तो ये जो साउंड क्रिएट करने वाली थ्रू वाइब्रेशन जो साउंड क्रिएट कर रही है उसे हम वॉइस बॉक्स ही कहते हैं, नहीं तो हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसको लैरिंग्स भी कहते हैं। सो लेट्स सी, तो ये प्यूबर्टी में क्या होता है, वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स ग्रो होने बिगिन करती है, ऐसा होता है प्यूबर्टी में। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ का कैन बी सीन एंड एज पर प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडम्स एप्पल? तो बॉयज़ के केस में क्या होता है कि उनकी जो आवाज़ है वो लार्ज होती है और डीप हो जाती है। आपने देखा है बहुत सारे बॉयज़ की आवाज़ डीप होती है और लार्ज होती है ड्यू टू देयर ग्रोइंग ऑफ वॉइस बॉक्स। उनके जो वॉइस बॉक्स है वो ग्रो करते हैं। और प्रोट्रूडिंग जो है, प्रोट्रूडिंग का मतलब है प्रोट्रूडिंग उनकी जो एक आउटग्रोथ आ जाती है बाहर, जिसको हम कहते हैं वो एडम्स एप्पल। मतलब जो जब वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स जो है बॉयज़ के केस में जब वो डेवलप, जब वो ग्रोथ में होता है, तब उनके गले से एक प्रोट्रूड निकलता है। प्रोट्रूड यानी एक आउटग्रोथ निकलती है, आउटग्रोथ पार्ट निकलता है उनके लैरिंग्स का थ्रोट में से, जिसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। So in girls, the larynx is hardly visible from the outside because of its small size. Generally, girls have a high-pitched voice, whereas boys have a deep voice. In adolescents, boys sometimes the muscles of the growing voice box go out of control, and the voice becomes hoarse. This this state may remain for a few days or weeks, after which the voice becomes normal. तो क्या होता है कि गर्ल्स के केस में जो होता है हार्डली जो है उनका जो लैरिंग्स का जो आउट ऑफ जो एडम्स एप्पल है उनका वो हार्डली सीन होता है ड्यू टू देयर स्मॉल साइज ऑफ लैरिंग्स, क्योंकि उनकी लैरिंग्स स्मॉल साइज, उनकी लैरिंग्स जो है उसकी बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ होती है। तो क्या होता है जनरली गर्ल्स के केस में जो होता है हाई पिच ऑफ साउंड निकलता है। हाई पिच ऑफ साउंड मतलब फीबल साउंड निकलता है, सॉफ्ट साउंड निकलता है। पर इन द केस ऑफ बॉयज़ डीप वॉइस निकलती है। डीप वॉइस जो है वो हमें देखने को मिलती है इन एडोलसेंट्स बॉयज़ यानी टीनेजर बॉयज़। समटाइम्स द मसल्स ऑफ द आउटग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स हॉर्स। मतलब वॉइस के केस में कभी कभार जो हमारे वॉइस बॉक्स जो ग्रोइंग हो रहा है उसमें जो है उसमें कंट्रोल चला जाता है, जिससे कि जो वॉइस है वो थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे कि वॉइस का जो इफेक्ट है वो हॉर्स दिखने लगता है। हॉर्स यानी जैसे कि डीप वॉइस है एक वॉइस की, वो बोलने लग रहा है, उसकी ग्रोइंग हो रही है ड्यू टू प्यूबर्टी, उसकी वॉइस बॉक्स की जो लैरिंग्स है वो ग्रो हो रहा है, पर ग्रो के चक्कर में उसको जो अपने वॉइस पे ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिससे कि उसकी वॉइस हॉर्स निकल रही है। हॉर्स यानी रफ निकल रही है। और वी कैन से जब खांसी होती है एक इंसान को जब वो बोलता है वैसे काइंड ऑफ निकलती है। दिस स्टेट मे रिमेन
फॉर फ्यू डेज। ये जो स्टेट है, ये जो उनका उसकी अवस्था है, ये हॉर्स वॉर्स निकलने की, ये कभी कभार दिन, कभी कभी दिन या फिर एक आध बार हफ्ते में रहती है, बाद में ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाती है। अब देख सकते हैं एडम्स एप्पल है, बॉय है, बॉय के केस में कैसे एक एडम एप्पल बाहर निकल रहा है, ये हमारा लैरिंक्स है। The fourth topic is increased activity of sweat and sebaceous gland. Now what do you mean by sweat and sebaceous gland? Sweat तो आपको बताइए, sweat यानी पसीना, sebaceous glands यानी जो sweat को रिलीज करते हैं, है ना। sebaceous glands यानी जो sweat को रिलीज करते हैं, they are also known as exo we can say exocrine glands, we can say exocrine glands, yep, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं उन्हें। मतलब जैसे कि हमारा हो गया स्किन, हो गई हमारे अंडर आर्म्स, हो गए हमारा जो क्या बोलते हैं स्काल्प हो गया, या फिर हमारा जो चेस्ट या फिर जो चेस्ट है, जो हमारा पेट है, जो हमारी बैक है, वो सारे मतलब स्किन पार्ट्स जो हैं वो सेबेशियस ग्लैंड रिलीज करते, सॉरी स्वेट रिलीज करते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मतलब एक काइंड ऑफ मॉइस्टी हो जाता है, उसे हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। ऐसे ग्लैंड जो सेबेशियस और स्वेट को रिलीज करते हैं उसे हम स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। स्वेट यानी पसीना, सेबेशियस यानी तेल, तेल होता है ना, मतलब चिपचिपा हो जाता है आपका शरीर पूरा तेल ही तेल जैसा हो जाता है। Many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of this glands in the skin. तो क्या होता है कभी कभार जो है टीनेजर्स के स्किन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि उनके स्किन के ऊपर पिंपल्स और जो एक्ने है, एक्ने यानी जो एक काइंड ऑफ वी कैन से धब्बे धब्बे जो है वो दिखने लगते हैं उनके फेस के ऊपर प्यूबर्टी के टाइम पे, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड। मतलब ड्यू टू द सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड की जो ज़्यादा एक्टिविटी इंक्रीज होती है, तब उनके चेहरे पे पिंपल्स और एक्ने दिखने लगते हैं। द फिफ्थ टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स ऑर्गन्स, यानी जो हमें हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सेक्स, सो उसे हम कहते हैं सेक्स ऑर्गन। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पीनस डेवलप completely. The test also begin to produce sperms in girls. The ovaries enlarge and eggs begin to mature. Also ovaries start releasing mature eggs. मतलब इसमें क्या होता है, प्यूबर्टी के केस में क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो लाइक जैसे कि टेस्टिस और पीनस है वो डेवलप हो जाता है कम्प्लीटली, वाइल जो टेस्टिस है वो स्पर्म जो है उसको प्रोड्यूस करने लग जाता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। और वाइल इन द गर्ल्स केस द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर। मतलब ओवरी जो है वो इनलार्ज हो जाता है, ओवरीज जो है वो इनलार्ज हो जाती है, और एग्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, एग्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, होने लगते हैं, सॉरी। ऑल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स। मतलब ओवरी जो है जैसे कि स्पर्म जो है वो सॉरी जैसे कि टेस्टिस जो है वो स्पर्म रिलीज करता है, वैसे ही ओवरीज जो है वो मैच्योर एग्स रिलीज करना शुरू करते हैं। लेट्स गो टू द सिक्स टॉपिक, रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। और डू मीन मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। सो मेंटल और इमोशनल का हमें मीनिंग बताएं। मेंटल यानी जो मेंटल जो मतलब दिमागी, और इमोशनल यानी जो हम इमोशनल यानी भावनाएं, इंटेलेक्चुअल यानी अब देखेंगे इंटेलेक्चुअल क्या होता है। Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. Adolescents or teenagers are more independent than before and are also self-conscious. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. But as adults and learners, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. मतलब इस पैराग्राफ में कहा है कि ड्यू टू एडोल्सन की वजह से जो हमारे टीनेजर्स के बॉडी और जो हमारा टीनेज की बॉडी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उस टीनेजर की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस और डेवलपमेंट हमें दिखने को मिलती है, जिससे कि जो माइंड स्टेट है हमारा, या फिर जो एडोलसेंट्स का या फिर टीनेजर्स का जो माइंड स्टेट है वो एक काइंड ऑफ चेंज हो जाता है। जैसे कि जो एडोलसेंट्स है वो
खुद को इंडिपेंडेंट हो जाते हैं खुद से ही, और सेल्फ कॉन्शियस यानी खुद से चीज़ें करने लगते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम। मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी जो उनकी स्किल, उनकी जो मेंटल स्टेट है, उनकी जो माइंड स्टेट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने के कारण वो अपने लिए कुछ कम, अपने लिए कंसिडरेबल, अपने लिए जितना चाहे उतना लिमिटेड टाइम स्पेंड करते हैं अपने लिए सोचने के लिए। मतलब सोचने के लिए जो है वो लिमिटेड टाइम स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट जो है उनकी एक काइंड ऑफ मैच्योरिटी आ जाती है उनके अंदर, है ना, कि ऐसा कहते हैं ना कि उधर मत जाओ, हैंड वॉश करो, ये सारे बचपन से हमको सिखाया गया है। पर हम जैसे ही प्यूबर्टी आती है ये सब हमें लर्न हो जाता है कि भैया ये करना है, ये करना है, वो करना है। सो लेट्स कम टू द सेकेंड टॉपिक विच इज़ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। व्हाट डू यू मीन सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स? अब ये जो है प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस, इट कम्स इन प्राइमरी सेक्शुअल व्हाट प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स देखते हैं क्या। सो चैप्टर 9 दैट टेस्ट इज, अभी देखो चैप्टर 9 जो है आपने अगर आपने देखा नहीं है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसके अंदर जो है हमने देखा था कि क्या क्या होता है रिप्रोडक्शन में, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, उसके कितने टाइप्स होते हैं, पार्ट्स कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो सब देखा था। अब हम देखेंगे कि जो टेस्टिस और ओवरीज है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमने देखा था चैप्टर 9 में। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी and boys begin to grow facial hair, that is mustaches and beard. As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. Boys also develop hair on their chest. In both boys and girls, hair grows under the arms and in the region above the thighs or the uh, public region. So इसमें कहा है कि हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस। क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी ऐसे कैरेक्टर्स पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी के जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये एक मेल है या फीमेल है। सो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे कि इन गर्ल्स जो है वो ब्रीज जो है डेवलप करना शुरू करता है प्यूबर्टी के अंदर, हमने पढ़ा। एंड जो बॉयज़ है, बॉयज़ के मुंह पे फेशियल हेयर्स आते हैं, है ना, फेशियल यानी मोस्टैजेस, बियर्ड्स आती है बॉयज़ के केस में। हैज़ दिस फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल एंड फ्रॉम द फीमेल। मतलब इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि जिसके मुंह पे फेशियल और हेयर्स है, जैसे कि मोस्टैजेस और बियर्ड, वो है मेल, है ना। जिसके लंबे हेयर है उसे हम कहेंगे गर्ल, है ना। जिसके मुंह पे बियर्ड नहीं है, जिसके मुंह पे मोस्टैजेस नहीं है, उसे हम कहेंगे गर्ल। सो ये जो है ये कैरेक्टर्स है पर्टिकुलर जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। बॉयज़ जो है उनके चेस्ट के ऊपर हेयर्स आते हैं। अनिल कपूर एग्जाम्पल। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स। जो बोथ बॉयज़ और गर्ल्स के केस में आर्म्स उगते हैं अंडर द आर्म्स, मतलब अंडर आर्म्स यानी जो हमारी वी कैन से व्हाट डू यू मीन जो हमारी खाकी होती है, खाकी नहीं क्या कहते हैं, बगल, हाँ बगल जो है, बगल के ऊपर बाल उगने लगते हैं। और जो रीजन्स है जहाँ जैसे कि प्राइवेट रीजन्स है या फिर थाइस के नीचे, थाइस के ऊपर, ऐसी जगह क्या होता है जो हेयर्स है वो ग्रो करना शुरू करते हैं। द चेंजेस विच ऑक्योर एट एडल्सेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। तो ये जो चेंजेस है जो ऑक्योर कर रहे हैं एडल्सेंस में उसे हम कंट्रोल करते हैं हार्मोन से। सो व्हाट इज़ अ हार्मोन? हार्मोन इज़ अ केमिकल सब्सटेंस which is secreted by the endocrine gland. So what do you mean by endocrine glands? These are secretions फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी क्या? अब मैंने आई थिंक सो वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैं प्यूबर्टी एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने एक्सोक्राइन नाम ग्लैंड्स का एक क्या बोलते हैं, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था। सो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या है मैं दोनों समझाता हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी ऐसे ग्लैंड्स जो आउट ऑफ द बॉडी, मतलब जैसे कि अंदर नहीं बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर के जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स यानी जैसे कि जो ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स मतलब जो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं उसे हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो हमने क्या कौन से ग्लैंड्स देखे थे? हमने सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स देखे थे, वो हो गए हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी हमारे बॉडी के अंदर के ग्लैंड्स जो क्या बोलते हैं, जो क्या करते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं, अलग अलग डिफरेंट वेरियस प्रकार के हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं। ऐसे हॉर्मोन्स जो है जिससे रिलीज़ होते हैं उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन
मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन वो टेस्टिस थ्रू सिक्रेट किया जाता है, वाइल फीमेल हार्मोन जो है एस्ट्रोजन वो ओवरिस के थ्रू ये किया जाता है, जिससे कि जो है वो ब्रिस्ट डेवलप होता है, जिससे ब्रिस्ट डेवलप होता है। और जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिस्ट को मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स या फिर मैमरी ग्लैंड्स कह सकते हैं, डेवलप इनसाइड द ब्रिस्ट। मतलब मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स जो है वो ब्रिस्ट के अंदर डेवलप होता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ग्लैंड्स हम देखेंगे विच मेक्स द ब्रिस्ट डेवलप। हमने देखा था द प्रोडक्शन ऑफ दिस हॉर्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो है अब हमारे पास एक बहुत ज़्यादा मेन ग्लैंड है, इसे आपको याद ही रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज काइंड ऑफ हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। ये मेन बॉस है और सब ग्लैंड्स का, बाकी सब उसके चमचे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे कि हमारी ग्रोथ जो है वो रैपिडली हमारी जो ग्रोथ है बॉडी की वो रैपिडली ग्रो करने लगती है। तो ऐसे होता है बहुत सारे ग्लैंड्स हम देखेंगे। रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ग्रोथ ऑफ इंडो क्या बोलते हैं हार्मोन्स की क्या बोलते हैं फंक्शन है, सॉरी हार्मोन का क्या रोल है, हार्मोन का रिप्रोडक्टिव फंक्शन में क्या रोल है हम देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड हमने समझा था कि जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं इनसाइड द बॉडी, और एक्सोक्राइन मतलब जो हार्मोन रिलीज करते हैं और जो पर्टिकुलर सब्सटेंस रिलीज करते हैं आउटसाइड द बॉडी। द टारगेट साइट रिस्पॉन्स। अब देखो टारगेट साइट क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है जो हार्मोन रिलीज करता है वो ब्लड स्ट्रीम, जो वो हार्मोन है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के क्या बोलते हैं रीच करता है, बॉडी पार्ट की तरफ रीच करता है। और उस बॉडी पार्ट को हम कहते हैं, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हम कहते हुए उस हार्मोन का टारगेट साइट। जैसे कि मेरे पास एक क्या बोलते हैं एक व्हाट वी कैन से कि एरो है, बो एंड एरो है एक मेरे पास, और मैंने एक टारगेट है, मेरा टारगेट है आगे, मेरे को उसको शूट करना है। तो ये जो एरो है मेरा वो हो गया एक हार्मोन जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम यानी जो हमारे जो वेंस होते हैं हमारे नर्व्स जो होते हैं, वेंस नहीं नर्व्स होते हैं, नर्व्स के थ्रू जो ब्लड फ्लो करता है उसे हम नर्व्स को ही ब्लड स्ट्रीम कहते हैं। सो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की तरफ रीच करता है। तो ये जो एरो है एग्जाम्पल की तरफ, एरो जो है मतलब वो हार्मोन है, और जो टारगेट है मेरा वो है हमारा एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। तो मैंने शूट किया और वो हार्मोन उसको रीच कर दिया, तो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हम टारगेट साइट कहते हैं। द टारगेट साइट responds to the hormone. There are many endocrine glands or ductless glands in the body. अब endocrine glands को हम ductless भी कहते हैं। ductless glands यानी जो डक्ट यानी एक वायर होती है, वायरलेस ग्लैंड कह सकते हैं, जिनको कोई एक ऐसी नर्व नहीं होती जो अटैच होती है, वो एक ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं। लेट्स सी फर्दर। तो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। सो अभी ये हमने देखा, अब आगे हमको शायद से डायग्राम होगी। तो सबसे पहले काम करता हूँ, मैं आपको एक ये डायग्राम जो है ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर बेस्ड है ना। मैंने जैसे कि आपको बताया पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द हेड डिपार्टमेंट और वी कैन से मेन बॉस ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। ये सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है, मेन बॉस है हमारे पूरे ग्लैंड्स का, ये सबका फादर है सारे ग्लैंड्स का। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है। ग्रोथ हार्मोन यानी जो हमें हेल्प करता है टू ग्रो आवर बॉडी पार्ट्स और बॉडी टू डू हार्मोनल चेंजेस। नाउ थायराइड ग्लैंड क्या है, अब सेकेंड आता है थायराइड ग्लैंड। तो आपको एक सीक्वेंस में जाना है, हेड टू टो तक, हेड टू बॉटम और टॉप टू बॉटम जाना है आपको, कि सीक्वेंस वाइज जाना है। सबसे पहले सिर आएगा, फिर गला आएगा, फिर पेट आएगा, पेट के जो सारे ये चीज़ है, फिर आएगा बिलो पार्ट। लेट्स सी फर्स्ट हेड। अब हेड के अंदर है पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं टू हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। थायराइड ग्लैंड सेकंड, जो गले के अंदर थायराइड ग्लैंड है, ये कुछ लैरिंग्स जैसे लग रहा है पर लैरिंग्स नहीं है ये मतलब ये जो है एक ऐसा ग्लैंड है जो थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें किस में यूज़ करता है, देखिए इधर लिखा है थायरॉक्सिन ग्लैंड, जो
डायबिटीज़ से बचाता है. Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was sorry ये अलग चीज़ है. सफरिंग फ्रॉम गाइटर, हाँ. सो थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन रहता है. अब देखिए सपोज आपको ग्लॉइटर हो गया. ग्लॉइटर यानी जब आपको एक गले की बीमारी हुई कुछ तो जिसमें गला सूज जाता है ना. गला जो है वो काइंड ऑफ सूज जाता है. सो ये जो ग्लॉइटर नाम की जो बीमारी है वो ड्यू टू लेस थायरोक्सिन हार्मोन के वजह से होती है. अब ये थायरोक्सिन हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होता है? थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन का सबसे बड़ा रोल होता है. मतलब थायरॉयड ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करता है. अभी थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए कुछ सपोर्ट लगता है, कुछ ऐसा काइंड ऑफ सप्लाई या फिर एक सब्सटेंस लगता है जिससे कि वो हेल्दी रह सके, जिससे कि उस पार्ट को, उस पर्टिकुलर होल रीजन को कुछ हो ना सके. उसे हम कहते हैं थायरोक्सिन ग्लैंड. मतलब जैसे कि आपको गॉइटर हो गया, जैसे कि इधर एग्जाम्पल था. एक जो हम भूजो के काका है, उससे भूजो और पहले के काका है, उनको गॉइटर हो गया था. तो वो डिजीज़ एक डिजीज़ है थायरॉयड ग्लैंड का. तो काकास थायरॉयड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन ड्यू टू थायरॉयड जो ग्लैंड है उनका, वो ग्लैंड जो है उसको डिजीज़ हो गया था गॉइटर नाम का. तो वो जो ग्लैंड है उसको डिजीज इसलिए हुआ था क्योंकि वो थायरोक्सिन नहीं रिलीज़ कर रहा था. वो थायरोक्सिन क्यों नहीं रिलीज़ कर रहा था? क्योंकि उसे आयोडीन नहीं मिला था. तो गॉइटर के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ जो है उसे भगाने के लिए वो है आयोडीन. अब ये आयोडीन कहाँ से मिलेगा? आयोडीन कच्चा थोड़ी खाएंगे. आयोडीन जो है वो सॉल्ट से मिलेगा. आयोडीन और प्रोटीन्स जो है वो सॉल्ट से मिलता है हमें. आयोडीन और साल्ट जो है वो हमें सॉल्ट यानी नमक से मिलते हैं, NaCl, जिससे कि थायरोक्सिन वर्क करने लगेगा और प्रोड्यूस करने लगेगा. और थायरॉयड ग्लैंड को जो डिजीज़ है गॉइटर नाम की, वो ख़त्म हो जाएगा. लेट्स कम टू द third gland, which is adrenal gland. So what do you mean by adrenal gland? Adrenal gland को हम डिसीजन मेकिंग ग्लैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो, जैसे कि आपके सामने एक शेर आ गया और पीछे खाई है, तो आप क्या करोगे? आप मतलब आपके सामने एक शेर आ गया तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे, आपके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाएगी, आपको सुनाई देगा सब, आपको कुछ एकदम शांत हो जाओगे, आपको कुछ मतलब दिल की धड़कनें सुनाई देगी और आप सामने शेर, उसकी आवाज़ सुनाई देगी. तो आप इसमें 2 सिचुएशंस कर सकते हो. एक तो आप उस शेर के साथ लड़ सकते हो, पता नहीं कैसे लड़ोगे आप, पर दूसरी चीज़ जो है वो आप डायरेक्टली उसको भाग सकते हो. मतलब फाइट और मतलब आप उससे लड़ाई कर सकते हो, नहीं तो फ्लाइट आने लगे भाग जाते हो, दुम दबा के जाना, उसे हम कहते हैं फ्लाइट. सो ये जो डिसीजन मेकिंग की, मुझे इस समय ये करना चाहिए कि मैंने होमवर्क नहीं किया तो मैं रीजंस दूंगा कुछ. तो ऐसे जो डर की वजह से या भी कौन से भी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो आपके मन में जो सिचुएशन जो फॉर्म होती है, वो सारी सिचुएशन का जो डिसीजन है वो एक एड्रेनल ग्लैंड लेता है. ये जो है एड्रेनल ग्लैंड, वो एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज़ करता है जो आपको हेल्प करता है टू मेक डिसीजंस. लेट्स कम टू द फोर्थ ग्लैंड विच इज़ पैनक्रियास. अब पैनक्रियास तो आपको तो पता ही होगा, आपने 7th स्टैंडर्ड में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें पढ़ा ही होगा कि व्हाट डू यू मीन पैनक्रियास हेल्प करती है टू डाइजेस्ट द फूड और सिक्रिएट सम व्हाट वी कैन से केमिकल्स टू डाइजेस्ट द फूड. तो ये पैनक्रियास जो है, हाँ आपने सही सुना था, पैनक्रियास जो है इंसुलिन नाम का एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज़ करती है जो हमें डायबिटीज़ नामक की जो डिजीज़ है, डायबिटीज़ आपने सुना होगा कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर खाने से जो डिजीज़ होता है उसे हम क्या होता है, डायबिटीज़ कहते हैं. तो डायबिटीज़ होता किस लिए है? जब ज़्यादा हम शुगर खाते हैं और उस शुगर को जो पैनक्रियाज है वो इनटेक नहीं कर पाता, जिससे कि पैनक्रियाज का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, उसका सिस्टम हैंग हो जाता है. तो फिर क्या होता है, वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करना बंद कर जाता है, जिससे कि एक पर्टिकुलर इंसान को डायबिटीज़ हो सकती है, जिससे कि वो मृत्युमुखी भी हो सकता है, मतलब मर भी सकता है वो, अगर उसने बहुत ज़्यादा शुगर खाई. इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कम शुगर खाइएगा, है ना, कम शुगर खाइएगा, कम शुगर खाइएगा, क्या बोलते हैं, कम शुगर खाइएगा और क्या बोलते हैं, कम शुगर खाइए और कुछ मतलब जो वेजिटेबल्स है जिससे कि आपको इंसुलिन हार्मोन है वो रिलीज़ होगा,
वैसे वाले सब्सटेंसेस को ज़्यादा खाइए, इसलिए वो एनलिस्ट करके देते हैं क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं। सो इंसुलिन जो हार्मोन है वो रिलीज़ करता है पैनक्रियास। लेट्स कम टू द फिफ्थ ग्लैंड, और वी कैन से अ पार्ट ऑफ अ बॉडी। सो फिफ्थ जो है, अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए ये जो केस है, ये सारे ग्लैंड्स, ये देखो ये अपर वाले चारों ग्लैंड्स हर एक मेल या फीमेल के बॉडी में आते हैं। बाकी जो नीचे के 2 ग्लैंड्स है, इसमें का ओवरी बस फीमेल में आता है और टेस्टिस मेल में आता है। ओवरी फीमेल में आता है, टेस्टिस मेल में आता है। मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर मैंने डाला है, वो आप देख लीजिएगा। और अब अगर आपने इधर तक वीडियो को एंजॉय करके या फिर कुछ सीखा होगा इससे, तो तब क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो ये जो चारों ग्लैंड है ऊपर के, ये हर एक मेल या फीमेल के बॉडी के अंदर आते ही आते हैं। बाकी के जो नीचे के 2 है, इसमें का ओवरी या फिर जो आप कह सकते हैं एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फीमेल बॉडी, ये जो फर्स्ट वाला है वो फीमेल के अंदर आता है, सेकेंड वाला टेस्टिस मेल के अंदर आता है। अब टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस जैसे कि पता है, टेस्टिस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच रिलीजेस व्हाट्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जैसे कि स्पर्म जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है। बाकी फीमेल में जो ओवरी है, ओवरी भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ईस्ट्रोजन नामक का हार्मोन रिलीज़ करता है। आगे जाके जब एक प्रेगनेंसी का लेवल आता है, प्रेगनेंसी का एक पीरियड आता है फीमेल में, तब वो ये जो ओवरी है, तब वो प्रोस्टेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करता है। बेसिकली ओवरी 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इन द नॉर्मल it releases estrogen, but in the pregnancy it releases progesterone. Let's come to, हाँ हमने ये वाला देख लिया था, तो हम ये वाला देखेंगे। हाँ ये वाला रह गया था। अब सेम है, डिफरेंस नहीं है। जैसे इसमें ये क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, मतलब कैसे ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज आता है और वो कैसे उसको सर्वाइव कर लेते हैं। लेट्स सी। अब मैं ये जो है, इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगेंस एट प्यूबर्टी। इसमें डायरेक्टली आपको बताया कि कैसे, स्टार्टिंग पैराग्राफ में मैचुरेशन बताया, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बताया कैसे होता है मेल्स और फीमेल्स के अंदर लॉन्गर टाइम। तो इसमें क्या होता है, इसमें पैराग्राफ में पता है स्टार्टिंग वाले में कि मेल्स के गैमेट्स ज़्यादातर लॉन्गर टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं रादर देन फीमेल्स के गैमेट्स जो है। In female, the reproductive phase of life begins at puberty, 10 to 12 years of age, and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. मतलब जो प्यूबर्टी है वो 10 से 12 साल तक शुरू हो सकती है और ख़त्म 45 टू 50 ईयर्स तक। मतलब अगर प्यूबर्टी शुरू हो गई गर्ल्स को, तो वो लॉन्ग टाइम तक रहती है रेदर देन मेल के केस में। फीमेल्स में क्या होता है, अगर 10 साल में शुरू हो गई, 10 या 12 साल में प्यूबर्टी, तो वो 45 टू 50 ईयर्स तक चलती जाती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। द ओवा बिगेन टू मैच्योर विद द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। जो ओवा है, ओवा मतलब यानी जो ओवरिस से रिलीज़ किया जो एक एक्सेल, उसे हम ओवा कहते हैं, मैच्योर्ड एक्सेल को। वन सेट ऑफ प्यूबर्टी मतलब एक सेट ऑफ प्यूबर्टी होने के बाद एक ओवा जो है, ओवरी से रिलीज़ हुआ गया हार्मोन ओवा या फिर ईस्ट्रोजन उसे कहते हैं, वो मैच्योर होने लगता है। One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28-30 days. जो एक ओवम या फिर ओवा, हम उन दोनों नाम को ओवा जो है, ओवा भी कह सकते हैं हम इसे, नहीं तो ओवम भी कह सकते हैं। तो वो जो ओवम है वो मैच्योर होता है, विच इज़ रिलीज्ड बाय ओवरीज वंस इन अबाउट 28 मतलब 28 से 30 दिनों में एक बार जो ओवम जो है वो मैच्योर होने लगता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक सो as to receive the egg. In case it is fertilized and begins to develop, this results in pregnancy. If fertilization does not occur in the released egg and a thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off, this causes bleeding in women, which is called menstruation.
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुएशन? तो ड्यूरिंग सपोज जब रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तब जो फीमेल गैमेट है विच इज़ ओवम, वो सॉरी जो मेल गैमेट है विच इज़ स्पर्म, वो फीमेल गैमेट ओवा के साथ फ्यूज हो जाता है, जिससे कि एक ओवम बनता है। और वो ओवम यूटेरस जो क्या बोलते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है यूटेरस, उसके अंदर जाता है, उसके वॉल्स के अंदर वो जाता है, जो थिक वॉल होती है यूटेरस की, उसके अंदर वो जो एग है, जो ओवम एग है, वो रिसीव हो जाता है और वो उसके अंदर रहता है, और जिससे कि फर्टिलाइजेशन ऑक्योर होती है और वो पर्टिकुलर एग डेवलप होके जाइगोट से फीटस बन जाता है। पर अगर ये जो कि रिजल्ट करता है प्रेगनेंसी को, पर इन द केस अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यूटेरस की फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो एग है वो बाहर आने लगता है। थिकन जो यूटेरस है, यूटेरस का थिकन लाइनिंग है, उससे वो एग बाहर आने लगता है, जिससे कि यूटेरस को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और उसका यूटेरस में से निकलने वाला जो ब्लड है वो और एग जो है दोनों ब्लड, उसके ब्लड वेसल्स और एग, वो दोनों शेड ऑफ हो जाता है। शेड ऑफ यानी यूटेरस और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बाहर आ जाते हैं, जो कॉज करते हैं ब्लीड यानी खून का बहना कॉज करते हैं वुमेन के केस के अंदर, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन जो है वो 28 से 30 दिन में ऑक्योर होता है, मतलब वो 28 से 30 दिन में होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड मेनार्क। मतलब जो पहला मेंस्ट्रुएशन फ्लो है प्यूबर्टी के अंदर, उसे हम कहते हैं मेनार्क। मतलब स्टार्टिंग जो है मेंस्ट्रुएशन फ्लो की, हम उसे कहते हैं मेनार्क। At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. Stoppage of menstruation is termed menopause. मतलब ये जो 45 टू 50 ईयर्स तक ये मेनार्क जो है वो चलते जाता है। मेंस्ट्रुएशन जो चलते जाता है, ऑकर होते जाता है। पर जब ये रुक जाता है 45 टू 50 ईयर्स के बाद, जो स्टॉपेज है मेंस्ट्रुएशन की, हम उसे कहते हैं मेनोपॉज। मेन आर्क यानी शुरू, मेन आर्क यानी शुरू, एंड मेनोपॉज पॉज यानी रुकना। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स मे बी इरेगुलर, इट टेक्स सम टाइम्स टू बिगिन रेगुलर। मतलब कभी कभार जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर भी हो सकती है, मतलब कभी कभार उसका शेड्यूल या फिर टाइम जो है वो कभी कभार बिगड़ सकता है, कभी कभार वो इरेगुलर भी हो सकती है। Menstruation cycle is controlled by hormones. The cycle includes the maturation of the egg, its release, thickening of uterine wall, and its breakdown of pregnancy. If pregnancy does not occur, in case the egg is fertilized, it begins to divide into and then get embedded into the uterus for further development, as you have learned in chapter 9. तो जो एमसी साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो हार्मोन के थ्रू कंट्रोल की जा सकती है। हार्मोन्स के जो जैसे कि एस्ट्रोजन है, उसके थ्रू कंट्रोल की जा सकती है। ये जो साइकिल है इसके अंदर एक की मैच्योरिटी होती है, जैसे कि हमने देखा था, पढ़ा था। इट्स रिलीज थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अक्योर। तो जो यूटेराइन वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब उसकी जो इट्स रिलीज थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑक्योर। मतलब जो अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो टूट जाती है यूटेराइन वॉल, हाँ, जिससे कि एग बाहर आ जाता है, और वो एग जो है वो डिवाइड होके वापस से फ्यूज़ करने लगता है ना, वापस से फ्यूज़ करने लगता है। जो एम्बिड हुआ था इसके अंदर, वापस से स्पर्म एम्बिड होने के बाद वापस से फर्टिलाइज करने लगता है और खुद को डेवलप करने लगता है इनटू जाइगोट एंड फीटस, एज वी सी इन द चैप्टर 9. लेट्स come to how is sex of the baby determined, boy or girl. So inside fertilized egg or zygote is the instruction of for determining the sex of the baby. इसमें सेक्स का मतलब है जेंडर. The instruction is present in the thread like structure called chromosomes. अब इसमें नया एक टर्म है जिसका नाम है क्रोमोजोम्स. अब क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? जब एक फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब कम्प्लीटली फर्टिलाइज होता है, कम्प्लीटली मैच्योर होता है, तो वो एक जाइगोट में बदल जाता है. जाइगोट से फिर क्या होता है, जाइगोट से वो पता लगा देते हैं डॉक्टर, जो क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी डॉक्टर्स रहते हैं, वो बता लेते हैं कि ये बच्चा
मेल है या फिर ये बच्चा फीमेल है, ऐसे बता देते हैं। तो कैसे बताते हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें दिए जाते हैं डॉक्टर्स को, वो जो है वो एग में प्रेजेंट या फिर वो जो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं प्लेस के अंदर प्रेजेंट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उन्हें बताता है, जिसका नाम हम बताते हैं क्रोमोसोम्स। तो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर क्रोमोसोम्स नाम का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो बताता है कि आपका बच्चा मेल है, आपका बच्चा फीमेल है। तो चैप्टर 8 में हमने क्या पढ़ा पता नहीं, दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हाँ, सो चैप्टर 8 जो है हमने चैप्टर 8 या फिर चैप्टर 9 की बात कर रहे होंगे ये लोग, तो उसमें एक क्या बोलते हैं अमोबिया में न्यूक्लियस रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं। न्यूक्लियस के हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। मतलब हर एक न्यूक्लियस सेल के अंदर, हर एक नहीं, मतलब न्यूक्लियस जो है उसके अंदर मतलब हर एक ह्यूमन बॉडी के सेल के न्यूक्लिया देखिए, न्यूक्लिया जो है, न्यूक्लियस को अगर हम सब डिवाइड करेंगे तो दो न्यूक्लिया बनेंगे, दो न्यूक्लिया करेंगे तो न्यूक्लिया ही बोलेंगे उसको। तो ह्यूमन बॉडी के सेल्स के अंदर जो न्यूक्लिया प्रेजेंट है उसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। अब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 46 क्रोमोसोम्स। अब 23, अब ये 46 वो मत कीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई, इसमें से दो क्रोमोसोम्स हमें हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द बेबी। बाकी जो बच्चे जो 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, दे आर जस्ट रिमेनिंग, मतलब वो जो है वो ऐसे ही रहते हैं, वो हमें कुछ नहीं बताते। बाकी जो 2 क्रोमोसोम्स रहते हैं, 2 क्रोमोसोम्स रहते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं जो हमें बताते हैं कि बच्चा मेल है या फिर फीमेल है। सो दिस इज हाउ वी नो। तो क्या है वो क्रोमोसोम्स का नाम एक्स एंड वाई। एक क्रोमोसोम का नाम एक्स है, दूसरे क्रोमोसोम का नाम वाई है। अ फीमेल हैज 2x क्रोमोसोम्स व्हाइल अ मेल हैज 1x एंड 1y। तो दो पेयर है ना क्रोमोसोम्स के, दो पेयर कौन से, एक्स एक पेयर है एक्स वाला, वाई एक वाई है, एक वाला कौन सा, एक वाई, एक पेयर ऑफ वाई। तो 2x और 2y हो गए। सो कभी कभार इसमें क्या है, 2x फीमेल में होते हैं और एक x और एक y मेल में होता है। दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। टोटल है 20, अब याद रखिए 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स टोटल यार देयर, उसमें से 2 है हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स, बाकी के 21 है। और 21 इसीलिए है जो हमें कुछ नहीं बताते। और वो क्रोमोसोम्स जो है 2 वाले, वो उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। उसमें आते हैं एक एक्स आता है और एक वाई आता है। बट फीमेल केस में 2 एक्स आते हैं, फीमेल में दो क्रोमोसोम्स आते हैं, और मेल के अंदर एक एक्स आते हैं और एक वाई आता है क्रोमोसोम। द गैमेट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब जो गैमेट है उसके पास बस एक सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी दो। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है जो गैमेट फ्यूज करके बना है, उसके अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है। जैसे कि एक फीमेल है, उसके अंदर 2 एक्स है, एक मेल है जिसके अंदर एक एक्स है, एक वाई है। तो उनको फ्यूज़ करके शायद से एक्स भी बन सकता है, एक्स वाई भी बन सकता है। मतलब एक फीमेल का एक्स निकाला, दूसरा और एक मेल का वाई निकाला, तो एक्स वाई बन गया। अब ये एक्स वाई किसके अंदर केस में आता है, मेल वाले। तो हम बता सकते हैं कि जो फ्यूजन करके बना हुआ जो बच्चा है, फर्टिलाइज करके या फिर फ्यूजन करके मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स का, वो मेल है। क्योंकि फीमेल में 2 एक्स रहते हैं, मेल में एक एक्स और एक वाई रहता है। तो मैंने फीमेल में से एक एक्स निकाला और मेल में से एक वाई निकाला। अब देखिए ये नेसेसरी नहीं है कि सबके पास 2 ही एक्स रहते हैं। मतलब जैसे कि फीमेल के पास 2 ही एक्स है, मतलब 2 ही एक्स है, नहीं।
एक्स बहुत सारे हो सकते हैं। नो मतलब 2x है तो 2 ही x नहीं है क्या? फिर वो 2 x पे हाँ मतलब 2 ही x है तो 2 मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सपोज एक मेल है, मेल के पास एक x है और एक y है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। मेल के पास XX भी हो सकता है और XY भी हो सकता है। मतलब क्वांटिटी डजेंट मैटर एनी वन, मतलब एक्स एक x से और एक y, मैंने y हटा दिया तो एक ही x बचेगा, ऐसा नहीं है। वे y हटा दिया तो दूसरा y आ जाएगा वो वाले y की जगह। समझ रहे हो आप? मतलब एक बच्चा जो है वो फ्यूजन, एक फर्टिलाइज्ड एग जो है वो जाइगोट में जब फॉर्म होता है तब एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट का क्रोमोजोम मिला के वो बच्चा बनता है ना। तो वो एक मेल पेरेंट का हमने क्या देखा था, एक्स एंड वाई क्रोमोजोम। तो एक मेल पेरेंट ने वाई, अपना जो वाई क्रोमोजोम है वो दे दिया इधर, मतलब आ गया इधर उसका वाई क्रोमोजोम। और फीमेल जो है उसमें तो दोनों एक्स कॉमन है तो उसमें से एक्स ही आएगा तो एक्स और वाई बन जाएगा। पर एक्स और वाई बन जाएगा तो बच्चा कौन हो जाएगा? मेल हो जाएगा। पर वही अगर मैं कहूँ कि फीमेल में से एक्स आया, फीमेल में से एक्स ही आएगा, और मेल ने एक्स डाल दिया, अगर मेल ने इधर एक्स आ गया, मेल का एक्स आ गया इधर, तो 2x हो गए, एक्स और एक्स। तो ये एक्स और एक्स किसका था? फीमेल का। तो बच्चा कौन सा हो जाएगा? फीमेल बच्चा हो जाएगा। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1x क्रोमोसोम्स। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसके पास हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है, अनफर्टिलाइज्ड यानी ऐसा एग जो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ पर वो फर्टिलाइज ही हुआ ही नहीं, जो एग है अनफर्टिलाइज्ड है वो अनफ्यूज्ड है, तो उसमें हमेशा एक एक्स रहेगा ही रहेगा। अनफर्टिलाइज एग यानी जो फर्टिलाइज ठीक से नहीं हुआ, अनफर्टिलाइज कहते हैं उसे। मेल और फीमेल बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर एक अगर एक एग जो है वो ठीक से फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, अनफर्टिलाइज्ड हो गया, तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग के पास एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा ही रहेगा। बट sperms are of two kinds. One kind has an X chromosome and the other has a Y chromosome. हमने जैसे कि देखा, when a sperm containing X chromosome fertilize the egg at the zygote would have two X chromosomes and develop into female child. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg at fertilize, the zygote would develop into male child. जैसे कि मैंने बताया, अगर Y आएगा X के साथ तो बनेगा मेल, पर अगर एक्स आएगा एक्स के साथ तो फीमेल बनेगा। जैसे कि एक सपोज यहाँ पर एक मेल है, यहाँ पर एक फीमेल है, तो सॉरी यहाँ पर एक फीमेल है, यहाँ पर एक मेल है। तो अगर एक मेल के पास एक्स और वाई रहता है, तो अगर एक मेल ने वाई क्रोमोसोम दे दिया और एक फीमेल के पास तो एक्स ही रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? एक्स और वाई हो जाएगा। तो एक्स और वाई क्या होता है? एक्स और वाई क्या होता है? मेल रहता है। पर अगर एक एक्स दे दिया है मेल ने और फीमेल तो एक्स ही देती है, तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? दोनों एक्स क्रोमोसोम बन जाएंगे, फीमेल तो फीमेल चाइल्ड आ जाएगा। तो ऐसे रहते हैं। तो हमने अभी ये देखा था कि क्या होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी देख लिया था। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स कहते हैं जो ऐसे हार्मोन्स जो हमें रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं उसे हम कहते हैं सेक्स हार्मोन्स। सो ये था हमारा, हमने देख लिया था सब कि कौन से ग्लैंड्स कौन से रिलीज़ करते हैं। अब देखते हैं रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉक्स, यानी इंसेक्ट्स और फ्रॉक्स के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। अब देखिए, फ्रॉक्स के अंदर जो है जब वो मैच्योर होते हैं तो वो मैच्योरिटी को हम, जो मैच्योरिटी का प्रोसेस है हम उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर। व्हेन एन लार्वा ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन adult one undergoing some drastic or several changes, which it is known as metamorphosis. Metamorphosis in insects is controlled by insect hormone. मेटामॉर्फोसिस जो है एक इंसेक्ट या फिर एक फ्रॉक के अंदर, वो एक इंसेक्ट के अंदर एक इंसेक्ट या फिर फ्रॉक जो है दोनों मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ही बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं। तो एक इंसेक्ट क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल कैसे करते हैं इंसेक्ट और फ्रॉक के अंदर? थ्रू द इंसेक्ट हार्मोन्स। फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल बाय इंसेक्ट में क्या होता है? इंसेक्ट हार्मोन की वजह से वो कंट्रोल हो जाते हैं, इंसेक्ट हार्मोन रिलीज होता है जिससे कि मेटामॉर्फोसिस कैन बी कंट्रोल्ड इन इंसेक्ट्स। बट इन द केस ऑफ फ्रॉक्स विच इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या रहता है?
थायरॉक्सिन इज a hormone which is released by thyroid. Thyroxine production requires the presence of iodine in water. थायरॉक्सिन के लिए क्या रिक्वायरमेंट लगती है? आयोडीन की रिक्वायरमेंट लगती है. आयोडीन 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 वाटर से मिलता है. वाटर से कैसे मिलेगा आयोडीन? वाटर तो थोड़ी आयोडीन प्रोड्यूस करती है. तो वाटर के अंदर का जो क्या बोलते हैं सॉल्ट है, मतलब वाटर के अंदर जो प्रेजेंट सॉल्ट है NaCl वी कैन से सोडियम क्लोराइड, तो वो जो सॉल्ट है वो आयोडीन प्रोड्यूस करता है जो वाटर में फैल जाएगा, जिससे कि फ्रॉग जो है उसमें उसको हेल्प होगी थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए. तो ऐसा होता है. इफ द वाटर इज इन विच द टैडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द टैडपोल कैनॉट बिकम एडल्ट. अगर एक वाटर के अंदर आयोडीन नहीं होगा, सिंपली वो एडल्ट नहीं बन पाएगा. लेट्स कम टू द अदर थिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो जैसे फिजिकल और मेंटल जो है हम इंडिविजुअल ग्रोथ होते हैं, इंडिविजुअल की हेल्थ होती है ग्रोथ, उसे हम इंडिविजुअल ग्रोथ. फिजिकल और मेंटली जो अगर एक आदमी हेल्दी होगा तो उसका इंडिविजुअल हेल्थ भी अच्छा ही होगा, मतलब उसका बॉडी ह्यूमन बॉडी हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा. टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट. अगर आपको एक अच्छी क्या बोलते हैं हेल्दी बॉडी हेल्दी पर्सनालिटी जीनी है तो हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ बैलेंस डाइट होनी चाहिए ही. The aged person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. मतलब एक हर एक पर्सन को, हर एक पर्सन चाहे वो मेल या फीमेल हो, उसको ध्यान रखना चाहिए अपने हाइजीन या फिर अपने फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में. ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी ग्रोथ. जैसे ही बॉडी ग्रोथ होती है इन द प्यूबर्टी एंड द एडोलसेंस, तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है टू शेप योर बॉडी और टू बी हाइजीनिक और हेल्दी और फिट. सो देर आर सम टर्म्स टू टेक केयर. अब देखिए हम देखते हैं, सबसे फटाक से देख लेते हैं, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंट्स. तो एडोलसेंट्स को हमें